क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हाँ, अच्छी सुन सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। थैंक यू। जी भैया आ रही है। जी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर प्रताप उदवानी भैया जी का उनका वेलकम करते हैं। और एज हमारे हर मीटिंग में जैसा रहता है कि हमारे गेस्ट यहाँ मेडिटेशन कराते हैं। तो मैं प्रताप भैया से बोलूँ, रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके आप सेशन को करवा दीजिए स्टार्ट। सभी को जय श्री माता जी। आवाज क्लियर आ रही है? जी भैया। जी। हाँ, सबसे पहले हम सब लोग कलेक्टिव बंधन लेते हैं। अभी हम सब अपना हाथ हृदय पर करेंगे। आज के मेडिटेशन और सेशन के लिए श्री माता जी, सब आपके बच्चे आपके श्री चरणों में आज अपने उत्थान के लिए मेडिटेशन तथा कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। कृपया आप हमें इसकी अनुमति दीजिए। जय श्री माता जी। अब हम अपना राइट हैंड जमीन की तरफ करेंगे या जमीन पर रखेंगे। तो माता जी से अपनी ईढ़ नाड़ी की शुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ गोद में, राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप कृपया हमारी पिंगला नाड़ी की सभी बाधाएं दूर कीजिए। दोनों हाथ गोद में, श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी,
कृपया हमें संतुलन दीजिए। सामूहिक उत्थान दीजिए। अबोध्यता दीजिए। माता है, हम सभी को आपका निर्मल ज्ञान दीजिए। समाधान दीजिए। हमारे भीतर का गुरु तत्व जागृत कीजिए। सहयोग में बने रहने की और आपका कार्य करते रहने की शक्ति दीजिए। श्री माता जी, कृपया हमें मधुर वाणी दीजिए। सच्चे और अच्छे साधकों की सामर्थ्य दीजिए। निर्विचारिता में गहराई दीजिए। निर्विकल्पता दीजिए। श्री माता जी, सदैव आपके श्री चरणों से योग दीजिए। हमें परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश दीजिए। तीन महामंत्र कहेंगे। रिकॉर्डिंग है अगर तो तीन महामंत्र कहेंगे, नहीं तो हम सब लोग मन ही मन तीन महामंत्र कहते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिकं कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माता जी हे निर्मला देवे नमः। श्री गणेश मंत्र कहेंगे। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री दुर्गा देवे नमो नमः। यूं ही चित्त सहस्त्रार पकड़ कर हम श्री माता जी की अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। आज हम लोग श्री गणेश की पूजा करेंगे। श्री गणेश की पूजा करना अत्यावश्यक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे संसार में पावित्र फैला था। आज संसार में जो जो उपद्रव हम देखते हैं, उसका कारण यही है कि हमने अभी तक अपने महात्म्य को नहीं पहचाना और हम लोग ये नहीं जानते कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और हम किस कार्य में पड़े हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए ही सहजयोग आज संसार में आया हुआ है। जो कुछ भी कलयुग की घोर दशा है, उसे आप जानते हैं। मुझे वो बताने की इतनी जरूरत नहीं है, पर हमें जान लेना चाहिए कि मनुष्य जो है धर्म से परावृत्त हो गया। जैसे कि उसकी जो श्रद्धाएं थी वो भी ऊपरी तरह से आ गई, उसमें आंतरिकता नहीं। वो समझ नहीं पाता है कि श्री गणेश को मानना माने क्या है, अपने जीवन में क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, कितना भी समझाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता है कि श्री गणेश को किस तरह से हम लोग मान सकते हैं। अगर वो एक तरफ श्री गणेश की एक आशीर्वाद से प्लावित है, नरिष्ठ है कि वो बड़े पवित्र हैं, वो सोचते हैं ऐसी बात। अगर आप बहुत ईमानदार आदमी हैं तो ठीक है, लेकिन नैतिकता में आप कम है तो गलत है। अगर आप संसार के जो कुछ भी प्रश्न है उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो भी आप में अभी संतुलन नहीं आया। और जो उनकी शक्तियां हैं वो अगर अपने अंदर जागृत करना है तो वो कुंडलिनी के ही द्वारा जागृत हो सकती है, दूसरा और उसका कोई रास्ता नहीं। उनकी जो विशेष 4 शक्तियां हैं, उसमें से जो और भी अति विशेष है वो है सुबुद्धि, सुज्ञता। ये शक्तियां हमारे अंदर प्रज्वलित होने के लिए हमें चाहिए कि हम कुंडलिनी का जागरण करके अपने अंदर के गणेश को संतुष्ट कर लें। गणेश की नाराजगी भी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। उनका स्वभाव एक तरफ तो बहुत शांत, बहुत ठंडा, और दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि मनुष्य किस गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो उससे इस कदर नाराज होते हैं। जैसे कि मैंने पूना में 3 बार कहा था कि आप अगर गणेश जी की स्थापना करके उसके सामने ये गंदे डांस और डिस्को और ये सब गंदे गाने गाइएगा तो वो जरूर आप पर नाराज हो जाएंगे और भूकंप होगा। और वही बात हुई, भूकंप। अब आपको ध्यान देना चाहिए
कि हम कौन सी गंदी चीजों के ओर चलते हैं। पहले परदेशियों को म्लेच्छ कहते थे, परदेशियों को हम म्लेच्छ कहते थे, माने उनकी इच्छा सब मलक की ओर जाती। लेकिन अब हम लोग भी म्लेच्छ हो रहे हैं। गंदे गंदे गाने हमें अच्छे लगते हैं, गंदे गंदे पिक्चर हम देखते हैं, गंदे गंदे वार्तालाप करते हैं, जबान से गंदी बातें करते हैं। ये सब गणेश जी को बिल्कुल पसंद है। हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए और हमारे शौक भी शुद्ध होने चाहिए। ये अब धीरे धीरे अपने यहाँ आने लग गया है। उसको आप कोई चालू करा, इस तरह की जब हम अपने अंदर भावना रखते हैं तभी हम अपनी इज्जत करते हैं, तभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई महत्व। हम कोई रास्ते पे पड़े हुए लोग नहीं, हम भारतीय हैं और भारत में जन्म लेने के लिए अनेक वर्षों की तपस्या है। अनेक वर्ष के पुण्यों के बाद ही आप भारतवर्ष में जन्मे थे। आपका जीवन ऐसी उछली चीजों के लिए नहीं, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। इधर जाएंगे सिद्धि विनायक में देखती हूँ लाइन लगी, पर आप गणेश जी के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग ये गंदे काम पसंद करना न करें तो ये सब खत्म हो जाएगा। गंदी जगह जाना, खाना खाना, गंदी बातें करना, ये सब चीजें अपने यहाँ बड़ी ही सामान्य तौर पर लोग करने लगे हैं। मैं अभी देखती हूँ रास्ते पर लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, औरतों पे रिमार्क्स कर रहे हैं, गंदी निगाह से देख रहे हैं। ईसा ने तो ऐसा कहा था कि अगर आप एक आंख से 2 बार किसी औरत की तरफ देखें तो अपनी आंख निकाल के फेंक दो। अगर आपने एक हाथ से कोई गंदा काम किया तो हाथ काट के फेंक दो। मैंने ऐसा कोई ईसाई देखा नहीं अभी तक जिसका आंख निकला हो या हाथ कटा हो, और वो अपने कोई ईसाई कहते हैं नाम पर, असली में तो नहीं। और हमारे देश में खास करके लिखा हुआ है कि सब में एक ही आत्मा का वास है, वो किसी भी जाति पाति का नहीं हो सकता। जात जो है मनुष्य के जन्म के अनुसार नहीं बनाई गई थी, वो उसके कर्म के अनुसार बनाई गई। और जो लोग जात को लेकर के और इतना महात्म्य देते वो भारतीय हो ही नहीं सकते। इसलिए जानना चाहिए कि हम लोग कितने काम ऐसे करते हैं जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध में, और जब ऐसे हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर गणेश जी नाराज हो जाते हैं। गणेश जी का नाराज होना भी बड़ा ही दुखप्रद है, क्योंकि उनके नाराजगी से हमें अनेक ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो किसी तरह से उसका कोई उपाय ही नहीं, जिसको कि इनक्यूरेबल कहती है, ऐसी बीमारियां हमें हो जाती है। इसलिए गणेश जी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस पृथ्वी को, जो उनके माँ है, उस पृथ्वी तत्व को जिससे वो गढ़े हुए हैं उसको बहुत मान देना चाहिए। पहले जमाने में अभी होता होगा कि उठने से पहले जब जमीन को पैर से छूते थे तो पहले माँ से क्षमा मांगते थे कि तुझे मैं पैर से छूता हूँ, क्षमा कर। इतना हमारे यहाँ मान था। आजकल तो कोई माँ बाप का ही नहीं मान रखता, तो जमीन का कौन रखेगा? हर एक चीज का नमस्कार करना, हर एक के प्रति श्रद्धा में होना, ये अपने देश का एक विशेष स्वरूप था। अब वो सब स्वरूप में नहीं रहे। न बच्चे माँ बाप को मान करते हैं, न पति पत्नी की परवाह करते हैं, न पत्नी पति की परवाह करती है। कोई भी संसार के जितने रिश्ते हैं वो बड़े मान पान से चलने चाहिए। और इस प्रकार नाना धर्म अपने देश में बताए गए, राष्ट्र धर्म बताया गया। अब विलायती चीजें लेना, विलायती कपड़े पहना, विलायती डांस करना और विलायती उच्चरंग सब चीजें उठा लेना, ये कोई बड़ी अकल की बात नहीं। हमसे विलायती लोग सीख सकते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति इतनी ऊंची है, वो भी श्री गणेश के आधार पर। खासकर इस महाराष्ट्र में अष्टविनायक बैठे हुए, महागणेश बिठाए हुए हैं, और यहाँ पर इस कदर गंदगी में देखती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग भूल गए वो कहाँ बैठे हो, वो कहाँ आए हुए।
तो अपनी आप इज्जत करें, अपने को आप समझे। जब आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपके अंदर अनेक शक्तियां, पर वो शक्तियों का आपने जगाया नहीं। इसीलिए दुनिया भर की गरीबियां, दुनिया भर की परेशानियां और दुनिया भर की गंदगी आ गई। आवश्यक है कि हम गणेश जी की पूजा जो बाह्य में करते हैं वो अंतर में भी करें और देख। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी एवरीवन। आज के हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर प्रताप उदवानी भैया, इनका एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देते हैं। भैया का जन्म हमारा 6 दिसंबर 1964 में हुआ था और वो लास्ट 35 ईयर्स से सहयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उन्होंने जो सेल्फ रियलाइजेशन लिया था वो 28 मार्च 1993 में लिया था। अ, भैया की दो दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ है और पुत्र सायन हॉस्पिटल मुंबई में डीएम न्यूरो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। संगठन की सेवा में महान योगदान, 14 वर्षों तक जिला संयोजक, 3 बार राज्य समिति के सदस्य, राष्ट्रीय ट्रस्ट में पूर्व ट्रस्टी एवं संयुक्त उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं भैया। अपनी निष्ठा और समर्पण और प्रेरणादायक प्रेरणादायक सहयोग यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। जय श्री माता जी। भैया हम आपका पूरे उत्तराखंड सामूहिकता की तरफ से स्वागत करते हैं। जय श्री माता जी। और थोड़ा कोई भी उसमें सुधार करना चाहूंगा कि 35 ईयर से प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हाँ हाँ 32 ईयर से सहयोग में, क्योंकि 93 में मिला था तो 32 ईयर सहयोग को हुए हैं और 35 ईयर से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। थोड़ा सा सुधार है और 32 ईयर्स में जी। जी, मैं सॉरी, क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने जी ऐसा लिखा था, शायद पढ़ने में थोड़ा वैसा वो हो गया। जी जी जी। जी भैया। और भैया का ये यूट्यूब चैनल भी है, यहाँ पर भैया की प्रीवियसली आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। प्रताप उद्वानी करके यूट्यूब चैनल है। हाँ, और वो यानी कि सहयोग से संबंधित नहीं, वो मेडिकल का है वैसे। सहयोग में ऐसा अलग से कोई चैनल नहीं बनाया है और ना ही कुछ ऐसा ही है। वो तो कुछ जो एजुकेशनल वीडियोस हैं डायबिटीज या बच्चों की न्यूट्रिशन पर या उनके वैक्सीनेशन पर या उनकी ग्रोथ पर, वो मेडिकल वीडियोस हैं। जी भैया, हम सब सामूहिकता की ओर से आपका स्वागत करते हैं। सहयोग के वीडियो नहीं है। जी जी। जी जी, जय श्री। हाँ तो भैया हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भैया आपका जानना चाहेंगे कि आपकी सहयोग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपको रियलाइजेशन कैसे मिला, आप ये शेयर करना चाहें। बिल्कुल। ये सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस माता जी का, हम सब जो भी, जितने भी भाई बहन भी जुड़े हैं, जितने बच्चे जुड़े हैं, वो श्री माता जी द्वारा चुने गए। मैं अपनी जर्नी से बिल्कुल ये आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिवाइन वर्क हुआ। और देखिए कि मैंने, हमारे पहले महाराष्ट्र में पीएमटी नहीं होता था पहले, यहाँ कहीं भी नहीं होता था, सिर्फ पीएमटी 3 जगह होता था। एक एम्स में होता था, एक सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज और एक पुणे का एफएमजी मेडिकल कॉलेज। बाकी जब हमारा समय था 82 में,
मैंने 12th जब किया तो 12th के मार्क्स के बेसिस पर एमबीबीएस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलती थी। पहले ऐसा होता, पीईटी भी नहीं होता था, पीएमटी भी नहीं होता। तो मैंने 82 में 12th में जब एग्जाम दी थी तो कुछ कुछ कारणवश कुछ मार्क्स से वो रह गया, वो रह छूट गया मैंने। तो मैंने बीएससी पार्ट वन ज्वाइन किया। बीएससी पार्ट वन ज्वाइन कर जब किया तो वहां पर सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज का पीएमटी का ऐड लगा था। तो वो देखकर मन में वो इच्छा हुई वापस कि एक बार तो मैं ट्राई करके देखूं। हालांकि 12th से वो कई गुना कठिन भी होता है पीएमटी जो तब था। और तब सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज रैंकिंग में पहले 10 कॉलेजेस में था इंडिया के, ऐसे ही समझ लीजिए। तो मुझे मन में इच्छा हुई तो मैंने ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि मैं ये देख के देखूं। और यीशु माता जी की प्रेरणा रही होगी या जो भी होगा कि एक महीना गैप था बीएससी पार्ट वन और पीएमटी के बीच में। और उस एक महीने में पता नहीं कितना मेरे अंदर वो ये आ गया, 16-17 घंटे रोज पढ़ता था उसके लिए। और मेरा किसी तरह से उसमें एडमिशन हो गया। तो जब एडमिशन का टेलीग्राम आया पहली बार, तो सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज गांधीयन थॉट्स पर है और गांधीयन फिलोसफी समझाने के लिए हर स्टूडेंट्स को पहले 15 दिन गांधीयन आश्रम में रखता है। आ, मैं भैया आप लगभग भैया आपकी आवाज कट रही है बीच 31 बीच में। 19 और गांधी। सॉरी भैया, आपको टोक रहा हूँ, आपकी आवाज कट रही है, स्टेबल नहीं है कनेक्शन शायद आपका। हेलो। शायद भैया डिस्कनेक्ट हो गए। अभी भैया आते ही होंगे। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आ रही है आवाज? जी भैया अब आ रही है, अभी बीच में जी। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जी हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप ही। जी जी। हाँ। तो 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 गांधीयन आश्रम के गेट पर एक लड़का खड़ा था। तो उन्होंने मेरा वेलकम किया, मेरे हाथ में सब सामान थे। सामान थे तो उन्होंने कहा कि आज आपका एडमिशन हुआ है। मैंने बोला आपका भी हुआ है? तो आप बोले हाँ। तो मैंने उनका नाम पूछा। उन्होंने बताया विवेक अन्मावे। और वो मराठी थे, मैं हिंदी साइडर था। वो मेरा सामान लेकर अंदर गए। और गांधीयन आश्रम में होना क्या चाहिए कि पहले पहले के सब भरे हुए होने चाहिए। बेड तो आखिरी खाली होना चाहिए, लेकिन पहला वाला बेड ही खाली था। तो मैंने बोला ये खाली है, इसके बाजू में कौन है? तो बोले मैं हूँ। तो मैं उनके साथ जुड़ गया। मैंने चलो मैं आपके साथ यहीं रहता हूँ। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से वो मराठी थे और मैं हिंदी था। नेचुरल हमारे मैं मेरे सब फ्रेंड्स हिंदी साइडर बन गए, नॉर्थ वाले। पूरा नेशनल कॉलेज था, उनके सब फ्रेंड्स मराठी थे।
फिर हॉस्टल अलॉट हुआ मार्क्स के बेस पे, तो बिना हमने एक दूसरे से पूछे हमने मैंने समझो 34 नंबर लिया तो उन्होंने 35 नंबर लिया, बिना हमसे एक दूसरे से बात की। फिर फर्स्ट एमबीबीएस का एग्जाम होता है 1.5 साल बाद, तो 1 साल बाद हॉस्टल चेंज करना होता है, क्योंकि फिर नई बैच आ जाती है। तो फिर हमने दूसरा जब हॉस्टल चेंज किया, तो बिना एक दूसरे से पूछे उसने उन्होंने 44 लिया तो मैंने 45 लिया, बिना पूछे। फिर फर्स्ट एमबीबीएस की एग्जाम आई। फर्स्ट एमबीबीएस की एग्जाम आई तो उसमें उनके सब फ्रेंड्स बाकी जो मराठी थे वो सब फेल हो गए, वो अकेले पास थे। और मैं भी पास हुआ, तो फिर वो अलग हो गए, अकेले हो गए। तो मैंने इस बीच में समहाउ इन 83 ही मैं उनके रूम में कभी गया था, तो श्री माता जी की तस्वीर थी वहां। तो मैंने उनसे पूछा ये आपकी माँ है? तो उन्होंने कहा, तो मैं थोड़ा देखा कि श्री माता जी का अभय मुद्रा का फोटो था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये संत वगैरह हैं क्या? तो उन्होंने हाँ हाँ संत हैं, बस, और ज्यादा कुछ कहा नहीं। बस ये यहाँ यहाँ बात आई गई होगी। तो 84 में सुमाता जी नागपुर आए थे, और तब कलेक्टिविटी बहुत कम थी। तो नागपुर आए थे, तो इस सेवाग्राम से ये और हमारा एक कॉमन फ्रेंड और ये नागपुर का एक सहयोगी, सिर्फ इतने 3 लोगों ने सुमाता को एयरपोर्ट पर रिसीव किया और उनके साथ कॉफी पी। तो जो हमारा कॉमन फ्रेंड था, तो हमारे फ्रेंड ने उनके बारे में इनको भी रिलेशन चाहिए, तो सुमता जी ने उस फ्रेंड की तरफ हाथ किया और पूछा कि आपको आपका कोई गुरु है क्या? तो बोले नहीं। तो सुमता जी जैसे ही उनकी तरफ हाथ किया तो उसका लीवर ऐसे फड़कने लगा। तो बोले ये तो आपका गुरु दिख रहा है इधर। तो फिर बोले हाँ एक शास्त्री जी हैं। तो ये बात जब उन्होंने हमको बताई आके, तो नेचुरल है जब हम पहले सहयोग में नहीं होते तो ऐसी बातें हमको अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने भी उनको कहा कि देखो अगली बार जब ये आपकी माता जी आएंगी तो मेरे को भी लेके चलना। तो लेकिन शिव माता जी फिर उसके बाद कभी आए नहीं। 83 की बात ये है, 84 की। और उसके बाद हम पास आउट हो गए। हम 89 में लगभग पास आउट हो गए, वो पूना चले गए, मैं अमरावती आ गया। और फिर 2-3 बार वो मैं पुणे भी गया, वो अमरावती भी आए, लेकिन कभी सहयोग की बात नहीं हुई। 93 में, मार्च 93 में कोई बहुत बड़ी कुछ घटना हुई घर में। तो फिर मुझे याद आया कि वो हमेशा सहयोग की बात करते थे। तो फिर मैं और मेरी मिसेस वहां से पुणे गए, और आश्चर्यजनक बात क्या थी कि वो बर्थडे पूजा का टाइम था, बर्थडे पूजा दिल्ली में थी। और उनकी पूरी फैमिली, जबकि पूरी फैमिली के पहले सहयोगी वही थे मेरे फ्रेंड, लेकिन उनकी पूरी फैमिली में बर्थडे पूजा के लिए जा रही थी, और ये इनकी इच्छा नहीं हो रही थी। ये बोल रहे थे मुझे नहीं जाना है। वो सब पूछ रहे थे क्यों नहीं जाना, चलो क्या करोगे अकेले आ रहे? लेकिन वो बोल रहे थे मुझे नहीं जाना, तब ना तो मोबाइल की मैं आने वाला हूँ। लेकिन किसी कारण से वो नहीं गए, और वही समय पर हम आ, पुणे गए। और फिर मैंने जब उनको कहा कि अब मुझे वो जो तुम सहयोग बताते थे तो मुझे बताओ, तो तब मेरा पहले दिन रियलाइजेशन हुआ। और पहले दिन ही मेरा जब आगे चक्कर पकड़ने लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम घर वालों को क्षमा कर दो। मैंने क्षमा किया तो मेरा फिर
अंगूठा पकड़ने लगा, राइट हैंड। तो मैंने कहा कि अविद्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि मेडिकल में अविद्या है क्या? तो बोले हाँ अविद्या है। फिर एक कैसी बात है कि हम मैं एक सिंधी कम्युनिटी से हूँ। तो हम लोगों की आदत क्या रहती है कि भाई जो चीज है, समझिए अगर कोई चीज 3 पीस लेनी होगी तो मैं फैक्ट्री ढूंढूंगा, मैं रिटेलर से नहीं लेके आऊंगा, मैं चाहूंगा कि बड़ी वहां से लेकर आऊं। तो वो मानसिकता से मैंने उनसे पूछा कि सुमाता जी का गुरु कौन है? तो वो हंसने लगे, बोले सुमाता जी का कोई गुरु नहीं है, वो आदिशक्ति है। तो आदिशक्ति मैंने वर्ड पहली बार सुना। तो मैंने कहा आदिशक्ति यानी क्या? तो उन्होंने कहा महालक्ष्मी मालूम? मैंने बोला हाँ मालूम। महा सरस्वती, महाकाली, ये मालूम? मैंने बोला हाँ। तो बोले इन तीनों का मिला जुला रूप। लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी था, डॉक्टर भी था, लेकिन जब उसने कहा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे लगा कोई, क्योंकि मैं एक जिस दिन 28 मार्च 1993 को रिलेशन हुआ, मैं इतना शांत हो गया, इतना ज्यादा शांत हो गया। तो मुझे बस पहले ही इसमें लगने बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसे कोई साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। यहाँ जो भी हुआ मेरे साथ ही कुछ तो भी अलग हुआ है। तो वहां से मैं जो भी युवा शक्ति जुड़ी है, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहला मुझे ख्याल आया होगा रियलाइजेशन के बाद, तो यही आया कि काश मुझे ये रियलाइजेशन जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं स्टूडेंट था, तब मुझे मिलता। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि अगर वो मिलता तो शायद मैं कोई बड़ी डिग्री लेके फिर वो बड़ा हॉस्पिटल या और ऐसा ऐसा कुछ करके फिर ये नहीं करता। वो सब माँ को पता है कि क्यों हुआ ऐसा। लेकिन जो भी युवा शक्ति बच्चे हैं अभी, उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है सहयोग में। आ, जैसे हम ओलंपिक की रेस देखते हैं, तो 100 मीटर की जो रेस होती है, तो ऐसे लोग ऐसे आड़े खड़े रहते हैं और हमको लगता है जो सबसे नजदीक खड़ा है उसको कम दौड़ना पड़ेगा और जो दूर खड़ा है उसको ज्यादा। ऐसा नहीं होता है, सभी को 100 मीटर ही दौड़ना होता है। तो हमें लेट मिला तो हमें उसकी कीमत ज्यादा है। आप लोगों को शायद बहुत इजीली मिला, जल्दी मिला, तो हो सकता है कि युवा शक्ति को उतनी कीमत ना हो। तो ये सब करने के लिए मुझे लगता है कि हमें ये समझना है कि इसका पूरा वैल्यू करके अगर हम इसको समझ पाए, और युवा शक्ति के लिए पूरी जिंदगी उनके सामने है, उनका करियर है, और अगर बहुत सिंसियरली भैया मैं अगर आपको हाँ अब भैया बहुत नेटवर्क इशू आज का है। आप हाँ नेटवर्क अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? क्या आवाज कट कट के आ रही है, इसमें आवाज गायब हो जाती है। अच्छा, अब अब क्या किया जाए? जो नेटवर्क वाईफाई जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हालांकि सबसे ज्यादा नेटवर्क यहीं आता है इसमें। यहाँ पे क्लिनिक में तो मैं वहीं बैठा हूँ और इससे ज्यादा नेटवर्क तो नहीं मिलेगा। बंधन देते हैं सर, आप लगे रहिए, बंधन देते हैं हम यहाँ से। ठीक है ठीक है। तो कभी किसी का मैसेज आया, किसी विनोद गात के भाई हमें क्लियर आ रही है आवाज, उनका मैसेज आया ऐसे कि क्लियर आ रही है। फिर भी आप सभी से पूछ लीजिए कि क्लियर आ रही है क्या, एक बार क्लियर कर हाँ लीजिए। अभी क्लियर है सर। बीच में वीडियो फ्रीज हो गया था जब आप डिस्कनेक्ट हुए थे ना, आपका वीडियो बीच बीच में अटक रहा है, हाँ तो अभी ठीक आ रही है।
हाँ, तो बस मेरा वही कहना रहेगा, जो युवा शक्ति है उनसे यही कहना कहना रहेगा कि जो ये समय वापस नहीं आएगा। और इस वक्त श्री माता जी ने एक बार पुणे में सब युवा शक्ति का बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने पुणे में कहा था कि जितनी भी आप ज्यादा से ज्यादा और ऊंची से ऊंची डिग्री आप हासिल कर सकते हो, अपने लिए नहीं, सहयोग के लिए। अगर अगर समझो किसी बच्चे को कलेक्टर भी बनना है, तो इसलिए नहीं कि उसे सब सलाम करे या फिर वो अपना कुछ बहुत बड़ा, उसको वो सहयोग में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो मैं तो बच्चों को सहयोग करा ही सकता हूँ, लेकिन अगर मैं प्यून हूँ तो शायद मैं नहीं करा पाऊँ सभी को, ना ही प्रिंसिपल को या टीचर्स को कन्विंस कन्विंस कर पाऊँ। तो इसलिए सभी जो बच्चे हैं उन्हें हायर में हायर डिग्री या हायर में हायर एजुकेशन अचीव करनी है, लेकिन सहयोग से जुड़ते हुए ये करना चाहिए, ये मुझे लगता है। आशीष भैया, आप म्यूट पे हैं। जी 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 भैया। हाँ, जो भी भैया या दीदी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं भैया से, वो अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए। और भैया आ, हाँ जी जी, अगर अगर मुझे लगता है कि दो तीन चीजें मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन आंसर के पहले बताऊं, जो मेरा 32 साल में अनुभव है, और खास करके युवा शक्ति को लेकर, तो फिर बाद में भले ही क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे, लेकिन जो दो तीन बातें मुझे बहुत जरूरी लगती हैं, जो जो कभी अक्सर युवा शक्ति में थोड़ी सी कभी कभी कमी आ जाती है इस बात की। मैं चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था या जो भी, तो बहुत बार इनकी कभी पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आती थी कि बहुत सारे बच्चे, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे सहयोगी बच्चों की कंप्लेंट्स आती थी कि वो घर का काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। उनको लगता है बस हम श्रीमाता जी तो हैं, अब जो भी वो तो सब तो वही करेंगे, मैं तो पढ़ूंगा नहीं भी तो भी मुझे सब कुछ आ जाएगा एग्जाम में। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो श्रीमाता जी हमारे पढ़ाई का यश देते हैं, हमें अच्छी तरह से वो सब समझ में आ जाए, वो सब कुछ वो बंदोबस्त करेंगे अगर हम ठीक से मेडिटेशन कर रहे हैं तो। बल्कि ये नहीं है कि भाई हम मेहनत के बिना सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने बहुत बार जो ऑब्जर्व किया है कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है समझना, हर युवा शक्ति के लिए। एक तो पहला करियर जो बताया, कि करियर को इसको तरफ ये नहीं करना है अपना, क्या बोलते हैं, दुर्लक्षण नहीं करना है। हायर 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 करियर में हमें डिग्री लेनी है सहयोग से जुड़कर, और प्लस हमें तीन मोर्चों पर काम करना है। एक तो पढ़ाई के इसमें, दूसरा सहयोग में। देखिए, आप जो भी काम युवा शक्ति कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते, तो जो उनसे अपेक्षित है वो तो उन्हीं को करना है, तो वो भी करना है।
और तीसरा घर का काम। तो मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे अब अ, कहीं पब्लिक प्रोग्राम है तो बच्चे आते हैं, क्योंकि नेचुरल होता है कहीं जब भी अब पिछले शुमाते के ऊपर में मैं 32 साल से 15-16 राज्यों में गया हूँगा, या यहाँ भी कोने कोने में कहीं जाते हैं तो ये नेचुरल होता है कि सब लोग बहुत आदर मान करते हैं खाना। तो बहुत बार युवा शक्ति उसमें उलझ जाती है, उनको लगता है यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही हमारा काम हो जाए, जैसे पब्लिक प्रोग्राम हो गए, तो तुरंत वाइंड अप करके अपने घर की तरफ चले चलना चाहिए और वहां का संभालना चाहिए। पढ़ाई है तो वो बाकी वो यहाँ बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। वो फिर जहाँ दो वो बैठे रहते हैं वहीं बैठे रहते हैं, गप्पे गोष्ठी चलता रहता है, यहाँ कहीं प्रोग्राम है वहां पे भी चलता रहता है। तो उसमें कहीं ना कहीं इम्बेलेंस आता है। तो ये ना होते हुए हमें एक प्रायोरिटी दिमाग में फिक्स रखनी चाहिए और हमें सब कुछ ये करते हुए ये करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, जो अगर आप मुझे कल भी इनवाइट करोगे तो मैं डबल से बोलूंगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये यहाँ बहुत बार हमने देखा है, तो घर का तो नहीं करते हैं काम, बाकी सहयोग क्योंकि भले ही खंबे पे चढ़ जाएंगे सब कुछ कर लेंगे। तो उनके मदर फादर या पेरेंट्स, खास करके वो पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स सहयोग नहीं करते, तो उन्हें तो ये गलतफहमी हो जाती है कि ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, कि उधर का तो सब करते हैं हमारा कुछ भी नहीं करते। तो ये बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है, ये हमें जरूर करना है। पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, तीनों मोर्चों पर लड़ना है। और दूसरा जो बहुत महत्व का है और बार बार बताया भी जाता है कि हमें कोई कॉल आ गया था, अभी आवाज जी आ भैया। रही है? जी भैया आ रही है। हाँ। हाँ तो हम में भाई और बहन के सिवा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता है। और सहयोग में मैरिज करने का एक ही तरीका है, अगर हम फॉर्म भरते हैं तो ही हो सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। और ये जैसे कोई एक अनपढ़ आदमी कोई खून करे और एक वकील खून करे तो किसे सजा ज्यादा मिलेगी, किसे ज्यादा मिलेगी? अनपढ़ व्यक्ति। एक वकील खून करता है और एक अनपढ़, हाँ किसको ज्यादा सजा मिलेगी? वकील को। आ, वकील को मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसी तरह अगर हम सहयोग में कुछ भी वायलेट करते हैं तो हमें हमें ज्यादा सजा मिलती है। तो इसलिए सुमाता जी ने बहुत बार बताया है कि अगर कुछ आपको गलत करना है तो भला है आपका कि आप सहयोग छोड़ दो। और एक लेक्चर में सुमाता जी ने ये भी कहा कि इट इज वेरी डेंजरस नॉट टू रियलाइज दैट यू आर रियलाइज करके। तो हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट, करियर ओरिएंटेशन विथ सहयोग, प्रायोरिटी देना है लेकिन करियर की तरफ साइमल्टेनियसली बहुत ध्यान देना है। और ये चीज की भाई बहुत शुद्धता, बहुत आचरण में शुद्धता हमारे आनी रहनी चाहिए। और जैसे अ, सबको बोलने में ही पहले ही हमको भैया या दीदी शब्द ही इस्तेमाल करना है।
ताकि वातावरण हमेशा पवित्र रहे। ये दो तीन बातें मुझे अपनी तरफ से बतानी थी। अब आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा आपने हमें बताया। युवा शक्ति के लिए बहुत ही काम की चीज थी ये। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा भैया कि आप पिछले कई सालों से सहज योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में क्या आया? और जब आप स्टार्टिंग में सहज योग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें आने वाली जो जो बाधाएं थी, उनसे आपने कैसे पार किया, उन चुनौतियों से? भैया आवाज आ रही है? हाँ, मेरी मेरी तो जी जी। मुझे तो हाँ, आ रही है, मेरी आ रही है सभी को। एक बात ध्यान रख रहनी चाहिए कि जहां जहां पॉजिटिविटी बढ़ती है वहां वहां नेगेटिविटी का अटैक होता है। ये एक सुर असुर के काल से चला आ रहा है। जब कोई यज्ञ करता था वो गोबर डालते थे उसमें, घर को अशुद्ध चीज उससे उनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन वो कोई भी वो अकारण ही आप पे हमला करते हैं। तो ये हमेशा सभी के साथ होता है कि जब भी आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो कोई न कोई फिर वो लगता है कि ये मेरे मेरे पिताजी हैं, नहीं मेरा दोस्त है, मेरे दादाजी है। नेगेटिविटी उनके थ्रू काम करती है और आप पर जरूर हमला होता है और वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश होती है। तो वैसा हमारे साथ भी हुआ। मैं तो डॉक्टर था, तो अब इंडिपेंडेंट था, तो इसलिए घर वाले कुछ ज्यादा मुझे कर नहीं सकते थे। अगर मैं शायद बिजनेस में उनके साथ जुड़ा होता तो ज्यादा तकलीफ होती। लेकिन ईशु माता ने पहले ही मुझे वो अलग कर दिया। अब आप समझिए कि सहयोग के पहले, 93 के पहले, मैं साल में सिर्फ आ, एक दिन क्लिनिक बंद करता था, साल में एक दिन। जब मैं मेरी मिसेस को लाने के लिए जाता था सिवनी, यहाँ से कार पे जाता था सिर्फ एक दिन। और वो भी भागते भागते जाता था, हाँफते हाँफते आता था। अब समझिए कि पहला मेरा गणपति पुणे होगा 93 में दिसंबर में। 10 दिन मैंने अपने घर वालों को कैसे बताया होगा कि मुझे 10 दिन जाना है। कि जबकि बहुत अनयूजुअल था कि बहुत अनयूजुअल था कि आ, कोई बंद बंद करे कोई दवाखाना, मैं बंद ही नहीं करता था। तो ये एक चीज थी पहले कि भाई आ, तो मैंने सोचा कि अभी मैं अगर अपने फादर से पूछूंगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो अगर उन्होंने नहीं बोल दिया तो मैं क्या करूंगा। तो शिव माता जी ने जो समझ दी उस वक्त, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जा रहा हूँ। पूछा नहीं कि मैं 10 दिन अभी जा रहा हूँ। फिर उनको भी शायद लगा कि अगर मैं अभी मना करूं फिर भी नहीं मानेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। इस तरह धीरे धीरे फिर 2 साल के बाद वो भी सहयोग में आ गए। धीरे धीरे यहाँ पे फिर सहज कलेक्टिविटी बढ़ गई। और जब पहला दिन था मेरा सहयोग में अमरावती के सेंटर में, मैं पूना से रिलेशन लेकर आया था। तो अमरावती सेंटर का एड्रेस भी तब हमको 1 महीने के बाद मिला था। बार बार फोन करने के बाद, पता नहीं था तब, न मोबाइल थे न कुछ भी था। हम रोज फोन करते थे और तब जाके हमें एड्रेस मिला। और पहली बार जेंट्स था वहां पर, सब लेडीज थी। और पहले उनसे जब फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा था कि भाई सिर्फ लेडीज रहेगी। तो मैंने बोला मनाही है क्या आने की, तो बोले नहीं मनाही नहीं है, लेकिन आप समझो कि सब कोई जेंट्स वहां पे नहीं। मैंने बोला अगर मनाही नहीं है तो मैं आता हूँ, अगर मनाही रहेगी तो फिर मैं नहीं आता हूँ। तो बोले नहीं मनाही नहीं है। फिर धीरे धीरे शिव माता की कृपा है
बढ़ गया सब कुछ, और आज एक बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पर है। अमरावती में बहुत बड़ा सेंटर है, जिसमें 2019 में नेशनल गुरु पूजा हुई थी। तो अ, सब ये बताने का अर्थ ये है कि माता जी का प्लानिंग, और थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूंगा कि जो मेरे फ्रेंड थे विवेक अभिनव, जिनके थ्रू मैं सहयोग में आया, जिनके यहाँ मैंने पहली बार शिव माता का फोटो देखा, उन्होंने एक साल पहले यानी 82 में अ, अ, पूरा पढ़ के सेवाग्राम के एग्जाम, और 83 में बिना पढ़े दी तो उनका सिलेक्शन हो गया। जब 82 में उनका सिलेक्शन जब नहीं हुआ था, तब वो शिव माता के पास गए। तब शिव माता के पास जाना सरल था, तो तब सहयोगी ज्यादा नहीं थे, तो वो शिव माता के पास गए। तो शिव माता ने कहा कि तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया है। तो वापस वो रिजल्ट चेक करने गए तीनों जगह, 12 का भी, एएफएमसी का भी, सेवाग्राम, तीनों में उनका नाम नहीं था। लेकिन 83 में उन्होंने एग्जाम दिया, तो उनका हो गया। मेरा 82 में नहीं हुआ, 83 में मेहनत करने के बाद हुआ। उनका 82 में बिना बहुत मेहनत करने के बाद नहीं हुआ, और 83 में बिना मेहनत किए हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा संयोग है। ये कोई ये बात नहीं है। वो डिवाइन प्लानिंग कहाँ से शुरू होता है, ये हमें जानना चाहिए। तो वहां से हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे सुमाता जी ने फिर अ, और सुमाता जी जो कहते हैं कि अगर आप सहयोगी हो तो आपको चमत्कार अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप सहयोगी नहीं हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में यहाँ बहुत चमत्कार हुए हैं। मेरे जो मेडिकल शिक्षा के हिसाब से जो मेरा कैलिबर होना चाहिए, उससे कोशिश जो मदद ने मुझसे करवाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दिए हैं। और बहुत बहुत समझते की कृपा रही है 32 साल में। तो बहुत अनुभव है। वो अनुभव वो सब अगर पूरे बताने लगूं तो आपको बहुत बार मुझे बुलाना पड़ेगा। जी। जी भैया, बहुत सुंदर। कुछ भाई बहनों ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम आपसे पूछते हैं और आप उनका जवाब दीजिएगा। सुरभि राजपूत जी ने पूछा है, सहयोग यात्रा में निष्ठा और समर्पण का क्या महत्व है? और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आमतौर पर दो शब्द हैं इंग्लिश में, एक एनवी है, एक जेलसी। एनवी यानी जो दूसरे के पास है वो मुझे भी मिलना चाहिए, और जेलसी यानी कि जो मेरे पास नहीं है वो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। तो एनवी एक प्रकार की अच्छी भावना है वैसे देखा जाए तो। और बच्चों में होती है एक, ये हमें समझना चाहिए कि हमें सहयोग मिला क्यों है। सहयोग इज द एपिटोम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो अभी आखिरी का टप्पा है स्पिरिचुअलिटी में। हम में से अब देखो, हमारे पास जो डिग्री से बहुत बड़ी डिग्री वाले लोग बैठे हैं, हमारे पास जितना पैसा होगा तो हम बहुत सारे पैसे वाले लोग बैठे हैं, बहुत बड़े कलाकार बैठे हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को सहयोग क्यों मिला है? तो उसका कारण ये है कि कभी न कभी हम लोगों ने ईश्वर को ढूंढा, और
भगवान ने हमें चुना है उस चीज के लिए। तो अभी ये जो जीवन है, चाहे आप युवा शक्ति हो, चाहे मैं एक बुढ़ा शक्ति हूँ, हम सभी को अपने सुधार के लिए बाकी का समय मिला है कि नहीं? अब मुझे उस एज में मिला, तो ये एंड रिलेशन इज स्टार्ट, ये स्टार्टिंग है, वो एंड है। हम रिलेशन मिल गया तो उस पर कार्य करना है। और श्री माता जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि बीज का जब अंकुर बनता है, अंकुर का पौधा, पौधे का पेड़, पेड़ और फलों वाला पेड़, ठीक है? तो अगर हम अंकुर बन गए हैं तो हमारा भला इसी में है कि हम पेड़ बने और फलदार पेड़ बने, क्योंकि अब अंकुर बनने के बाद बीज तो बन नहीं सकते। हम नहीं बन पाए तो हम वेस्ट हो जाएंगे, पूरा हमारा सब जीवन चला जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि जो हमें जीवन अभी बचा हुआ मिला है, बहुत केयरफुली और स्पिरिचुअली जीना है, और अपने सुधार के लिए जीना है। कि भाई जो मेरे किसी को आवाज आ रही है क्या? नहीं, आवाज बंद हो गई। रुक रुक के आ रही थी, अभी पूरी बंद हो गई। हाँ, डिस्कनेक्ट शायद। बंधन दो, हमें बहुत जरूरत है विष्णु माया की, इथर शक्ति की, हमारा नेटवर्क सब चला दो। आ गए भैया, फिर से आ गए। हाँ, अभी जी भैया। हाँ जी जी, तो बीच बीच में कट हो जा रहा है। जी जी तो जी। तो तो अभी देखिए कि हम दुनिया में हर इंसान यूनिक है, और कोई भी कोई भी एक दूसरा नहीं, एक दूसरे से मिलता नहीं है, कोई भी नहीं मिलता है। और ना ही किसी से कोई कंपटीशन है। सुमता जी सब पे इंडिविजुअल ध्यान देती हैं। अभी देखिए श्री कृष्ण पूजा हुई थी, और श्री कृष्ण जी जब गोपियों से रास करते थे, तो हर गोपी को लगता था कि श्री कृष्ण जी उनके साथ हैं। तो वैसे ही सुमाता जी हम सभी के साथ हैं। हमें किसी से कोई जेलसी नहीं करनी है, कोई कंपटीशन नहीं करनी है। सबके लिए भरपूर सब कुछ है, आशीर्वाद है। अगर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया तो ही मैं अपनी कमी दूर करूंगा, प्रार्थना कर करके, और धीरे धीरे सुमति जी का आशीर्वाद का पात्र बनूंगा। अगर मैं किसी और से जेलसी करके भी कुछ करूंगा तो ना तो उसका भला होगा, ना तो मेरा भला होगा। तो अभी जो भी युवा शक्ति है, उनके सामने बहुत बड़ा जीवन है, और सावधानी उतनी बढ़ जाएगी। अब हमारे सामने कम जीवन है, हमें कम समय तक सावधान रहना है। आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है, और पल पल पर परीक्षा होती है। और भगवान सहयोग नाम को सरल है, बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसमें कुछ दिखता नहीं, वो अदृश्य तरीके से हमारी टेस्ट होती है। अब समझिए, कोई व्यक्ति 10th में
ज्योग्राफी में फेल हुआ है तो उसको सप्लीमेंट्री किस किस में देनी पड़ेगी? ज्योग्राफी में। कौन से सब हाँ, कौन से सब्जेक्ट में? अगर ज्योग्राफी में। 10th में ज्योग्राफी में फेल, तो सेम सेम सब्जेक्ट में उसको देनी पड़ेगी, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हम सब जन्म जन्मांतर की किसी कोई कमी लेकर पैदा हुए हैं। किसी का आज्ञा वीक है, किसी का नाभि वीक है, किसी का हृदय वीक है। तो बार बार माता जी उनके सामने वो स्थिति लाते हैं, वो हमें पता नहीं चलती। अब समझिए मुझे आपसे जेलसी है, समझिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा पता है? जब हम मिलेंगे कहीं भी तो कोई ना कोई आपको गुलदस्ता देगा, कोई आपकी तारीफ कर देगा, कोई आपके पाँव भी छू लेगा मेरे सामने, क्योंकि मैं आपसे जल रहा हूँ, जेलसी कर रहा हूँ। तो वो टेस्ट इसलिए होती है कि मुझे उसमें से निकलना है, मुझे वो एक्सेप्ट करना है कि ये जरूर कुछ न कुछ इनमें कोई बड़ा गुण है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक वो बार बार मेरे सामने सिचुएशन है। अगर अगर मेरी कमी नाभि है तो क्या होगा कि कोई न कोई चीज का मैं इंचार्ज बन जाऊंगा सहयोग में, मेरे सामने पैसा आएगा। हमने 32 साल में अच्छे अच्छे लोगों को गिरते हुए देखा, सहयोग से निकलते हुए देखा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं पाए कि ऐसे दिखता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सब परमात्मा को सब दिखता है, और वो पैसा उतना सा खा के वो निकल गया, है कि नहीं? आप देखो कमांडोज जो रहते हैं ना, कमांडोज को ब्लैक चश्मा पहना हुआ रहता है। क्यों ब्लैक चश्मा पहनते हैं? कमांडो जो मोदी जी या कोई भी नेता के इसमें कमांडो लगते हैं, उनको ब्लैक चश्मा पहना हुआ होता है। क्यों रहता है? उनकी आंखें ब्लैक क्यों खुली रहता दिखनी है? नहीं चाहिए। हाँ, कि उनको किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो उनकी तरफ देख रहे हैं, है ना? तो सेम सेम परम चैतन्य भी हमारे साथ करता है। उनके हमें दिखता नहीं कि वो हमें देख रहा है, लेकिन वो देख रहा होता है। और और बहुत बड़ी बात होती है कि जो हमारी कमजोरी रहेगी उसी से संबंधित हमारे सामने घटनाएं होगी, हमारे सब कुछ ये चीज होगी, और फिर हम उसमें अगर फेल हो गए तो वापस चले जाएंगे। इसलिए जो ये पल पल सावधान रहने का, पल पल जीने का, स्पिरिचुअल जीने का लाइफ है हमारे लिए। और ये ऐसा समझा जाना चाहिए कि हम एक प्रकार से फाइनल मैच में पहुंच चुके हैं, लेकिन फाइनल मैच भी हार गए तो हमें ट्रॉफी नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार ये जो बहुत सारे जन्मों के बाद, ये कोई फर्क नहीं है। हो सकता है मेरी उम्र 61 ईयर्स है, आपकी 32 होगी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है। हमारी उम्र लाखों सालों की है। तो ये 100 रुपए में तो 62 और 32 का फर्क है, लेकिन अगर लाख रुपए की बात है तो उसमें 20-30 रुपए का कोई फर्क नहीं होता है। उसी तरह इस 20-30 साल का कोई फर्क नहीं है। और वो हमारी इटर्नल लाइफ बहुत बड़ी है, जन्म जन्मांतर के बाद हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बहुत सावधानी और बहुत बड़ी, और हमने किया, संतुलन में रहे, ध्यान भी किया, अपना कार्य भी किया, तो आज कहीं का कहीं वो पहुंच गए। तो ये जो जितनी भी बड़ी पोस्ट हैं, जितनी भी बड़ी दुनिया में, सब किसके लिए? हम सभी के लिए है। लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत प्योर रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे लिए माते संभाल के रखे हैं, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है।
हमें केवल दो ही चिंता करनी कि अपना बैलेंस की चिंता करनी है और सहयोग का कार्य करने की, उन चीज में बैलेंस करने की चिंता करनी। सब काम करना है, घर को भी संभालना है और पढ़ाई को भी संभालना है और सहयोग का कार्य भी करना है। भगवान ने 24 घंटा सभी को दिया है, ना कोई एक सेकंड किसी को कम दिया है ना किसी को ज्यादा दिया है, लेकिन उसमें हम कितना बैलेंस करके चलते हैं उस पर निर्भर करता है कि इसी में हम सब कुछ कर सकते हैं। जी भैया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ, आपकी सहज योग साधना में कौन सी घटना या अनुभव आपको बार बार प्रेरित करता है? क्रिश भैया ने पूछा है। जो कौन सी घटना, कौन सी घटना ने, मैं कोई क्वेश्चन थोड़ा सा। कोई अनुभव हो या कोई ऐसी घटना घटी हो आपकी लाइफ में जिसे आपको सहज में और ज्यादा गहनता में उतरने के लिए प्रेरित होती है वो चीजें। मैंने थोड़ी देर पहले वही तो कहा कि इतनी सारी घटनाएं हैं हाँ, तो कि वो बहुत बहुत ज्यादा है। कोई एक आ, सबसे बड़ा इवेंट लाइफ का। सबसे बड़े भी बहुत हैं और आ, ऐसे मैं बहुत कहूंगा कि बहुत सारे हैं। जैसे मैं सबसे बड़ा इवेंट अगर कहा जाए तो मैं बताऊं कि देखिए, मैं जनरल प्रैक्टिस करता हूँ और बच्चों की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, आधी आधी। जनरल प्रैक्टिस में किसी पेशेंट की डेथ हो जाना आपकी टेबल पर सबसे बड़ा इवेंट है कि नहीं है? ये ने ऐसा समझिए कि इससे बड़ा दुस्वप्न आपके लिए कोई नहीं होगा। ये लगभग 2022 की जम्मू की पूजा थी। 9 जून को पूजा थी और 6 जून की बात मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा फ्लाइट की टिकट निकली हुई थी, जम्मू में आदि शक्ति पूजा थी और एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया। उस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि किसी पेशेंट का जो ब्लड है ना वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से वो नसों में चोकअप होता है और चोकअप होने की वजह से पेन होते हैं, जॉइंट पेन और बहुत बहुत ज्यादा। और सिकल सेल एनीमिया भी इंजीनियर था और आवाज लगता है कनेक्शन कट हो गया है। जी भैया। हेलो भैया, आवाज आ रही है आपको? फिर से कट हो गया। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी जी, अभी आ आवाज। रही है आवाज। हाँ हाँ। अब देखिए कि उस पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है किसी कारण से तो पानी शरीर का कम होता है, खून गाढ़ा हो जाता है और उस वक्त तो उसको सलाइन देना पड़ता है ताकि उसका गाढ़ा खून पतला हो जाए। आप समझे? तो जी वो
वो फिर लिक्विड हो जाएगा, तो उसका वो पेन वेन सब जो वो गाय खून की वजह से जो सब ये चीजें होती है वो कॉम्प्लिकेशन कम होकर उसका पेन रिलीव हो जाता है। तो मैंने उसको एक दिन दिया सलाइन, वो ठीक अच्छा हो गया। दूसरे दिन मॉर्निंग में खुद आ गया कि थोड़ा और है दर्द, कल तो बहुत अच्छा लगा, आज भी आप लगा दो। और जो कम पढ़ा लिखे समझो दलित पेशेंट, इंजीनियर, अकेला बेटा, ठीक है। अब जी सिकल सेल एनीमिया में एक एक कॉम्प्लिकेशन होता है, मैं बताता हूँ। तो अब मैं दूसरे दिन उसको जब सलाइन चढ़ाया तो ऑल ऑफ सडन वो बातचीत करते करते वो एकदम ब्रेथलेस हो गया, और सब कुछ, सब इमरजेंसी ड्रग्स देने के बाद भी वो बच नहीं सका। मैंने वो जम्मू की टिकट भी कैंसिल कर रही, अब वो बच नहीं सका। अब उसका फादर, अब देखिए ऐसे टाइम क्या होता है, सबसे पहले तो पूरी भीड़ जमा हो जाती है, दवाखाने में तोड़फोड़ हो जाती है, सब सब कोई समझने को तैयार नहीं रहता, कोई कुछ नहीं। लेकिन देखिए माता जी की बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़के का फादर मुझे खुद बोला कि भाई क्यों डेथ हो गई। मैं नहीं जानता कि नहीं कुछ उसमें सिंपल सलाइन चल रही थी, लेकिन एक उसका कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, उस पेशेंट में एक खून का हाँ, आपका कनेक्शन कट हो गया हाँ, था। फिर कट हो गया। हाँ, जी जी। तो वो खून का थक्का जम के उधर हार्ट की तरफ जाता है, या लंग्स में या हार्ट में फंस, ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है। तो वो रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो काम मेरे यहाँ, जबकि वो नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट को हम सलाइन लगाते हैं लेकिन कभी कुछ होता नहीं है। जी भैया। अच्छा, एक कैमरा कैमरा ये कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होता है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, लेकिन उसका फादर खुद बोला कि मैं इसका पीएम कराता हूँ अभी जाके। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था, और उन्हें मना करने में और उनको डाउट होता कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, जबकि कोई गलती थी नहीं। उन्होंने जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीएम करा, और पीएम में वही रिपोर्ट निकली कि एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, यानी वो उसका वेल नोन कॉम्प्लिकेशन है। इसमें कुछ भी हुआ नहीं, कोई कोई एक व्यक्ति मेरे दवाखाने में आया नहीं, कोई कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं। ये ये दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये होता नहीं है, आमतौर पे होता नहीं है। सिमिलर इंसिडेंस मेरी एरिया में किसी और डॉक्टर के साथ हुआ था। तो वो 2 महीने वो दवाखाना बंद करके फरार रहा। वो वहां उसको खोलने नहीं दिया। ऐसा होता है। तो ये ये मैं समझता हूँ कि ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट जिसमें कोई गलती, ऐसा नहीं था कि मेरा कोई निग्लिजेंस था या मेरी कोई गलती से हो गया, लेकिन बाय चांस भी जो हुआ, जो इंसिडेंटली भी हुआ, वो कोई मानता नहीं है। और सबसे पहले तो सब बहुत हो हल्ला हो जाता है, लेकिन कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कोई किसी को कुछ पता नहीं चला।
किसी ने कुछ, मैंने हालांकि जम्मू की वो पूजा की फ्लाइट की टिकट कैंसिल करा दी थी, क्योंकि मुझे लगा अभी मैं जाऊंगा तो ये उल्टा ये इम्प्रेशन आएगा कि डॉक्टर साहब भाग गए या कुछ ऐसा हो गया। तो मैंने वो यहीं रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये बहुत शुमाते की कृपा रही। तो ऐसे में बताऊंगा तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो प्रैक्टिस में हुए, प्रैक्टिस के बाहर हुए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हुए। तो जो शुमाता ही कहते हैं कि अगर आपको अगर चमत्कार नहीं दिख रहे हैं तो आप सहयोगी नहीं है। तो ऐसा समझे कि हम रोज ही चमत्कार देखते हैं, रोज प्रैक्टिस में, पर्सनल लाइफ में सुमत की अत्यंत कृपा है कि ये दिखने को बहुत सिंपल बात है, लेकिन बहुत कठिन बात। मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत कठिन है। अगर किसी की डेथ हो गई तो आप उससे बहुत मुश्किल होता है निकलना। लेकिन सुमत की बहुत दया रही और बहुत कृपा रही। जी जी। एक हाँ भैया, अ, एक रिक्वेस्ट आई है। आपने शिव माता जी के लिए तो कविता लिखी थी और आपने पापा जी को सुनाई थी, कृपया करके आप उसको सुनाए। आ, वो कविता तो अभी 1 मिनट में डायरी मंगाता हूँ। और क्योंकि वो भी नहीं, 1 मिनट मैं जी जी मंगाता हूँ। जी। ऊपर से कविता की डायरी लिखे हैं, कविता की डायरी बोलना देती। तो ये बताना चाहूंगा कि वो कविता बहुत साल पहले लिखी गई थी। मैंने लगभग 10-15 साल पहले, जब 2008 से पहले। आ, तो हुआ क्या था कि मुझे गणपतिपुरे में 2-3 बार रेडी रखा गया कि आज आपकी कविता होगी, लेकिन कभी आया नहीं मैं। लेकिन मुझे लगता था जब होगा तब होगा, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, जब होगा होगा। अब क्या करेंगे, इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब सुमति चाहेंगे तब होगा। 2-3 बार तय रखा है कि भाई 27 दिसंबर को आपका है क्या, कभी फलन, लेकिन हुआ नहीं। तो 2008 में मैं 2005 और 2008 में 2 बार सुमाता जी की सेवा में गया था एज ए डॉक्टर, 1.25 महीने के लिए। तो 2008 में की बात है, तब छिंदवाड़ा का समय था। और एक सुमाता जी के हॉल के बाहर एक हॉल होता है, और वहां हम सिर्फ, मुझे एक पता था कि सुमाता जी ने बुलाया है तो हमें मेडिटेशन करना है, बस और कुछ नहीं करना। वहां हम बैठ के हम सुबह से लेकर रात तक बाहर बैठे रहते, या तो पढ़ते रहते थे या तो मेडिटेशन करते थे। और उसके पास में थोड़ा सा एक बड़ा हॉल है, वहां कभी कभी पापा जी और तब पुगालिया जी थे या कोई भी। तो लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं देता था, कभी उनका क्या चल रहा है। अपने काम से काम रखना, अपने को ध्यान करना है और ये करना है। तो मुझे एक दिन सिर्फ ये समझ में आया कि पापा जी बोल रहे हैं कि ये तो सब इंग्लिश में हो गया है, हिंदी में क्या है। तो मुझे समझ में आ गया कि 20 मार्च को जो सुमाता जी का फेलिसिटेशन होता था, उस बारे में बात चल रही है। तो मैं हमेशा क्या करता था कि मैं हमेशा डायरी अपने साथ रखता था। मुझे लगता था पता नहीं इसका कब समय आ जाएगा। तो मैं हमेशा रखता था, मेरे पास डायरी थी रूम में। तो मैं झिझकते हुए पापा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, और मैंने बोला कि अ, ये हिंदी में अगर सुमाते की स्तुति करनी है
तो मेरे पास एक बहुत अच्छी कविता है। पापा जी बोले पुगाले जी को इनसे सुन लो। तो तो पता नहीं कैसा हुआ, पुगाली जी और पराग राय थे, वो दोनों ने पहले मेरी कविता सुनी, जबकि वो उस वक्त उनका पोस्ट है, उनका रुतबा ऐसा था, वो सुनते नहीं थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने सुन लिया और पापा जी के सामने पकड़ के लगे गए कि आप भी सुनो, अच्छी है। तो पापा जी ने सुना और वो तुरंत अप्रूव कर दिया। और वो फिर हमने 20 मार्च 2008 को छिंदवाड़ा में श्री माता के सामने कही थी। तो ये कविता है ना, जिसका शीर्षक है उपमा। उपमा यानी कि हम जो उपमा करते हैं श्री माता जी की उपमा, हमने प्रयत्न किया कि सबसे करने का। तो क्या हुआ, ये कविता वो है कि यूं तो वर्णन की सुविधा हेतु साहित्य में उपमाएं होती हैं, किंतु कल्पनाओं की भी तो सीमाएं होती हैं। यूं तो वर्णन की सुविधा हेतु साहित्य में उपमाएं होती हैं, किंतु कल्पनाओं की भी तो सीमाएं होती हैं। इस कवि ने भी आदि शक्ति का वर्णन करने की जब चेष्टा की, तो उपमाओं ने ही देखो कैसे उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। कवि ने पहले लिखा कि श्री मां के मुख पर तेज है ऐसा, खुले आसमान में सूर्य हो जैसा। अचानक सूर्य देव का हुआ आगमन, शीश झुका कवि ने किया नमन। सूर्य बोले, वत्स ये क्या करते हो, श्री मां के तेज की तुलना मुझसे करते हो। तेज की बात पर ये क्यों भूलते हो कि मेरे तेज से प्राणी जलता है, पर श्री मां के तेज में तो शीतलता है। वत्स, मुझ में ऊर्जा और प्रकाश का संचार तो श्री मां ने ही किया है। सच तो यह है कि यह सूर्य उनके सम्मुख एक दिया है। आप मानो एक सूर्य को देख चकराए हैं, पर मुझसे असंख्य सूर्य ब्रह्मांड में उन्होंने स्वयं बनाए हैं। कवि ने कहा, क्यों न सूर्यदेव ऐसा हम और आप करें, श्री मां की उपमा इस धरती मां में तलाश करें। क्योंकि श्री मां है पूरे ब्रह्मांड की विधाता, और ये धरणी भी हम सबके अन्नदाता। सुनते ही धरती मां प्रकट हुई और बोली, वत्स यह ठीक है कि दुनिया मुझे कहती अन्नदाता है और सीमा द्वारा मुझे दिया गया गुण उदारता है, किंतु मेरे न चाहने के बाद भी ऐसा होता है कि मानव जिस अपेक्षा से मेरे अंदर बीज को तो बोता है, हेतु उसका कई बार पूरा नहीं होता है। कई बार उसकी फसल नहीं हो पाती और मेरे शरणागत मनुष्य के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाती। पर सीमा की शरण आया कभी निराश नहीं होता है और जुड़ा रहा सीमा के साथ तो क्षेम ही क्षेम बस होता है। उनको शरणागत मनुष्य पाता हर सुख, बस अहंकार पोख होता है। यह सही है कि देने का गुण मैंने इनसे ही पाया है, किंतु उनमें तो करुणा का सागर समाया है। तीसरी उपमा खुद ही मिल गई। तीसरी उपमा यानी सागर, करुणा का सागर। तीसरी उपमा खुद ही मिल गई, पर सागर के आगमन से वह भी धुल गई। सागर बोले, यह सच है कि मैं गहरा हूं, किंतु मेरी गहराई की फिर भी था है। पर आदिशक्ति के साम्राज्य को नापने की आपके पास क्या रहा है। तुम मनुष्यों के लिए गहराई का पैमाना यह सागर सही, पर उनके आगे तो यह सागर गागर भी नहीं। और यह क्यों भूलते हो कि मेरी गहराई में डूबने वाला मर जाता है, पर उनकी करुणा में डूबने वाला तर जाता है। इससे पहले कि कवि ढूंढे कोई और माँ, मिलकर बोले सागर सूर्य और धरती माँ। मत ढूंढो कि असंभव है इनकी तुलना, और निर्मल माँ की केवल एक ही उपमा, वह है निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ। जय श्री माता। जय श्री माता जी, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं
और आ, सबकी रात यही खत्म हो जाएगी बात करने में जी जी, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है आपकी बातें सुन के। आपकी कविता बहुत सुंदर है। हम हम कुछ लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बिल्कुल मनीषा दी ने पूछा है युवा शक्तियों के लिए कि कि, अ, अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो सहज योग के साथ साथ कैसे कर सकते हैं? मतलब कैसे उसको बैलेंस करके चल सकते हैं? बैलेंस करने का एक ही है कि देखो, प्रायोरिटी फिक्स करना है कि कब मुझे ध्यान करना है, कब मुझे सर्च का काम करना है और कब मुझे घर का काम करना है। अब देखिए, हर चीज की प्रायोरिटी हम फिक्स कर सकते हैं। अब समझिए मेरी 12th की एग्जाम है या आईएएस की भी एग्जाम है, उस वक्त सुमात्रा जी साकार रूप में मुझे बुला रही हैं, समझिए, एक रात पहले, एक रात पहले, तो मुझे तो दौड़ के जाना है कि नहीं? तब मेरे सामने ये प्रायोरिटी है कि सब कुछ छोड़कर मुझे सुमात्रा के सामने जाना है। लेकिन अगर समझे अच्छी बात नहीं है और कल मेरा आईएएस का पेपर है और आज कहीं पब्लिक प्रोग्राम है, तो मुझे उस वक्त भी उस चीज को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि मुझे कल पेपर के लिए पढ़ना है। लेकिन जैसे ही पेपर मेरा शाम को खत्म हो जाता है, मुझे फिर अपने काम की तरफ बढ़ना है, सर्च के काम। तो इसलिए ये जो भी चीज है, ये मेडिटेशन और शॉर्ट प्रैक्टिस से स्वतः ही हमारे भीतर आते हैं। ध्यान जब हमारे निर्विचार तर लगेगी तो कमान क्षमता के पास जाएगी और अपने आप ही वो हमें रास्ता दिखाना शुरू करेगी। जब तक मेरा ध्यान लगता नहीं है, तब तक मैं केवल बात कर रहा हूँ और फिर वो नहीं, लेकिन ध्यान रखने के बाद मुझे ये सवाल भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप क्षमता ही मुझे रास्ता दिखाएगी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। ठीक है, थैंक यू। एक एक मैं पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे कि आजकल डिजिटल है, डिजिटली बहुत ज्यादा एक्टिव है युवा। तो हम युवा कई बार फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ मेडिटेशन ही करते हैं या फिर, तो इन क्या हमारे जीवन में ध्यान और एक्सरसाइज दोनों बैलेंस में होनी चाहिए, या सिर्फ ध्यान से चल बिल्कुल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल यही सहयोग का सबसे बड़ा पूरा मूल ही संतुलन है। हर चीज की, क्या कहना चाहिए कि मात्रा, जैसे चाय के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चाय पत्ती है, चीनी है, दूध है, सब है। अब बिना चीनी की चाय अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन चीनी ज्यादा डाल दिया तो भी अच्छी नहीं लगेगी। पत्ती अगर हम कम डाला तो भी अच्छी नहीं लगेगी और बहुत ज्यादा डाल दिया तो भी, हालांकि वो उसका इंग्रेडिएंट। उसी प्रकार ये भी है कि सब चीज का स्थान होना चाहिए अपने। वही वही है, ये सब जागरूक चीज है, ये कोई बेहोशी की चीज नहीं है। हर चीज में हमें संतुलन चाहिए। कब क्या मुझे करना है, इसकी प्रायोरिटी फिक्स करना है कि भले ही 10 मिनट ही सही, वो एक्सरसाइज की तो काफी है 10-15 मिनट। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना भी गलत है। कोई क्षमता ने कि लेक्चर में कहा कि आपको पहलवान थोड़ी बनना है, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का व्यायाम कर लो, वॉकिंग कर लो, बस ठीक है। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। अब कोई भी चीज अति हर चीज की बुरी है, अति किसी भी चीज की नहीं, और निग्लेक्ट भी किसी चीज को भी नहीं करना। ठीक, ठीक है। है। वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू डू आइस पैक फॉर कूलिंग लिवर एंड क्लीनिंग आज्ञा प्रॉपरली? हाँ, हमें तो जो जी लिवर होता है, लिवर हमारे राइट साइड में पसली से, पसली के जो सबसे नीचे की पसली से थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर होता है। तो जी आइस पैक
आइस पैक रखना है तो हम राइट हैंड क्षमता की तरफ रखेंगे और लेफ्ट भैया आपकी आवाज। लिए उसको खाने के 2-2.5 घंटे के बाद उस टाइम पर करना चाहिए। और मेन चीज अपने चित्त में अपने विचारों पर ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हमें ध्यान आए कि मैं विचार कर रहा हूँ तो उसको छोड़ देना है कभी भी। जब चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं, जैसे मन में विचार है कि मैं विचार कर रहा हूँ उसको छोड़ देना है। कितना भी अच्छा विचार हो या कितना भी बुरा विचार हो, तो धीरे धीरे वो जो राइट साइड का टेम्परामेंट वो खत्म हो जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड का वो भी खत्म हो जाएगा। तो निर्विचार स्थिति ही वर्तमान की स्थिति है। अगर बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे तो ही लिवर गर्म होगा। तो उसकी बहुत ज्यादा विचार नहीं करना, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी। और ये ध्यान रखना है कि हमें जब हम 20 मिनट ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तो निर्विचारता है, इसके लिए हमें पूरा दिन भर उसमें माहौल में रहना है, ताकि हम जैसे ही वो 20 मिनट बैठे थे तुरंत ध्यान लग जाए। अगर मेरा टेम्परामेंट बहुत ज्यादा आगे की सोच रहा है तो उस 20 मिनट में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो दिन भर उसको प्रिपेयर करना है और उस 20 मिनट में ध्यान कर देना है। जी भैया। तो हाँ, अमर भैया और विक्रांत भैया, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? जय श्री माता जी। जय सबसे श्रीमद पहले भाई। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारी रिक्वेस्ट पे आपने यहाँ पे आना स्वीकार किया, और आपके इतने गहन इतने अच्छे अनुभव सुन के हमको बहुत ही आनंद भी हुआ, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन भी हुआ। हमारी युवा शक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आगे भी हम आपको परेशान करते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आप कृपा करके जब भी आपको समय मिले तो हमारे बीच आए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, हमें मोटिवेट करें। एक दिन में तो इतना बड़ा गागर तो उतार नहीं सकते, इतनी अच्छी आपने पोयम सुनाई, एकदम दिल खुश हो गया पोयम से ही। इतने सारे एक्सपीरियंस एक सेशन में 1.5 घंटे के हम नहीं कर सकते। हम आपको आगे भी जी फ्यूचर में भी हम परेशान करेंगे सर। आपको प्लीज हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आइएगा। बिल्कुल। जो शिव माता की कृपा में जब भी ऐसा कुछ रहा तो जरूर आएंगे, कोई बिल्कुल बात नहीं। धन्यवाद सर। और बहुत बड़े आपके जो अ, मतलब एक तरीके से जिनकी बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी कि आपको यहाँ पे लाया जाए, वो है हमारे विनोद भैया। बोले किसी भी ढंग से, क्योंकि हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं अब किसको बुलाया जाए, अब किसको बुलाया जाए। उसमें से कोई लोग आ पाते हैं, कोई नहीं आ पाते। बोले डॉक्टर उद्वानी साहब को बुलाओ, डॉक्टर उद्वानी साहब को बुलाओ। तो दिव्यांश को ये काम दिया गया, और श्रीमती की परम कृपा से हम जैसे हर बार अच्छे अच्छे लोग, पिछली बार अकबर सामी जी आए थे, इस बार आप आए हैं, फिर से भी हम आपको अप्रोच करेंगे। तो विनोद भैया आप अगर मीटिंग में हो तो प्लीज 2 शब्द मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। विक्रांत भैया भी होंगे उधर से। Before we close, we will ask everyone to please switch on their camera so that he can also see who has been talking to. विनोद भैया, आप मेरे ख्याल से पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है और सबने ऑन कर रखा है, इसलिए ये लूप हो रहा है। ओवर टू यू विनोद भैया। जय श्री जय श्री माता जी। डॉक्टर साहब, आपको मैंने जो है जय श्री माता। जबलपुर में सुना था। जबलपुर में अमित भैया और काफी सारे लोग, सेंटर की वहीं पे मीटिंग हो रही थी। तो बहुत सारे लोग नहीं थे उसमें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ 100-150 लोग तो थे उसमें। तो वहाँ सुना था तो मेरे को मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और मुझे लगा कि जो जो भंडार है आपके पास में वो हम हमारे साथ में शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में फिर अभी छिंदवाड़ा में भी फिर मौका मिला आपको सुनने का।
तो सहयोग के बारे में जैसा आपने बताया कि बहुत सरल है लेकिन कठिन भी है। तो कई सारी बातें जो आप जैसे सहयोगी भाइयों से, वरिष्ठ सहयोगियों से मिल जाती हैं अनुभव के द्वारा, तो उसके लिए हमें भी मार्गदर्शन होता है। जय श्री माता जी। हम चाहेंगे कि आप जी अगली बार जल्दी आएं हम सब लोगों के बीच में, हमें और कुछ जानने का मौका मिले। विक्रांत भैया, जय श्री जरूर जरूर। जय श्री माता। जरूर आएंगे जब भी बुलाया जाएगा। जी क्या विक्रांत भैया हैं मीटिंग में? भैया हाँ, जय श्री माता जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, जय श्री आपने माता। जय श्री माता जी भैया। और जो इतनी सुंदर बातें आपने कही ना, मैं बस युवा शक्ति को कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने सुंदर अनुभव सुनने को मिले और सीखने को मिलता है हमें ना। इन सब अनुभव से अपने जीवन में यदि हम उतारें तो हमारी सहज यात्रा जो है, एक आध्यात्मिक यात्रा, बहुत ही सरल हो जाएगी। और भी क्योंकि आपके जो अनुभव है वो आपने उसको जिया है, और उन सबको, और वो आप हमसे शेयर कर रहे हैं, सब कुछ इतना सुंदर है भैया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच श्री माता जी। एक बार रिक्वेस्ट करेंगे थैंक सभी यू। लोग अपने कैमरा थैंक ऑन यू। कर दीजिए प्लीज। तो एक बार हम देखते हैं, हमारे वाइब्रेशन ट्रेवल करते हैं, हम लोग एक दूसरे को वाइब्रेशन एक्सचेंज होते हैं। इतने सारे लोग हमें दिखने चाहिए, कौन कौन है मीटिंग में। सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। ओहो, इसमें तो गोयल साहब भी है, चुपके चुपके। ये चुपके चुपके आते हैं, पता नहीं चलता। देखो, गोयल साहब भी है इसके अंदर। वो दिखाई दे रहे हैं, युवा शक्ति हमारे। तो ओके, हमारे बानी आपका जी भी ये दिख वाला रहे हैं इसके प्रोग्राम अंदर, श्री सेंटर माता जी लीडर। ने इतना सुंदर जो है किया है, जब से मुझे पता लगा, जब से मैं मोह नहीं छोड़ पाता। और सबको बोलता हूँ आप लोग भी आए। और फिर डॉक्टर साहब आज आए हैं भैया, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता ना। हाँ, जय श्री माता गोयल साहब, बहुत आनंद आया आपको देखकर। हमारे जैसे जी जी। बानी जी है सेंटर लीडर हमारे हल्द्वानी के, वो है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से ऑन हो रखे हैं। कैमरा ऑन कराना बहुत ही जरूरी चीज है, तभी पता लगता है कौन कौन बड़े बड़े लोग मीटिंग में चुपचाप कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। भैया मैं ना तो करता हूँ ना करने देता हूँ, लेकिन आज आज तो जरूरी था ना, इसलिए 2 बार से चुपचाप बैठा हूँ। जय श्री माता जी। अमित भैया को जय श्री माता जी। ओके, तो इसी के साथ अभी हम एक बार प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारी श्री माता जी को, जिन्होंने इतना सुंदर परिवार बनाया है, कहाँ कहाँ के सहयोगी इकट्ठे करके लाए। धन्यवाद सर, आप आए मीटिंग में। धन्यवाद आशीष, आज की मीटिंग का संचालन करने के लिए। थैंक यू दिव्यांश, जिसको भी, ये हमारा बंदा ऐसा है, ये एकदम हंटर हो गया है। जो भी इसको लिस्ट दी जाती है वो उसके पीछे पड़ जाता है, कैसे भी येन केन प्रकारेन बड़े बड़े स्पीकर ढूंढ ढूंढ के लाता है। तो एक बार दिव्यांश के लिए भी हम तालियां बजाएं कि दिव्यांश को जो भैया भी हम लिस्ट दिया जाता है। जस्ट अब हमारे छोटी पास सी, डॉक्टर भैया राय छोटा को सा, हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है, अब डॉक्टर राय के पीछे लगा हुआ है। वो कहता है अभी अभी अगली बार उनको लेके आएंगे। लिंडा विलियम्स जी को लेके आना है। तो सभी लोग अब भैया आ रहे हैं। छोटा अभी सा अभी एक हमारी एक बात यात्रा बस खत्म हुई, कहना चौबीस चाहूंगा सौ किलोमीटर की। कि हाँ बोलो दिव्यांश। हाँ भैया, बस इतना सा कहना चाहूंगा कि इस बार मेरे लिए कोई तालियां नहीं, प्लीज अमित भैया के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि अमित भैया ने ही हमें अंकल का, प्रताप भैया का हमें नंबर दिया था, उन्होंने ही रीच आउट किया हमारी तरफ से। तो अमित भैया के लिए तालियां, और अमित भैया को बुलाने के लिए भी सब लोग प्लीज बंधन दीजिए। अमित भैया से हम कब से गुजारिश कर रहे हैं, हाँ, तो बस इनका इतना ही वो कहना तो चाहूँ। स्टूडेंट की तरह चुपचाप मीटिंग में घुस जा रहे हैं, बताओ, वीडियो ऑफ करके। और इस बार सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी डॉक्टर साहब से कि सर, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है, प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। विष्णु माया की जो शक्ति है, हमारा हमारा आपसे संपर्क 3 4 5 बार टूट गया बीच में। तो हम लोग गेस कर रहे थे कि अब कहाँ पे हमने क्या क्या पार्ट मिस कर दिया। ये सब रिकॉर्डिंग में आता है सर। और रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब में, एक चैनल है वाई ओनली सहजोगा, उसमें उत्तराखंड की जो ये जूम सेशन है ये सब आ जाएंगे। ये लिंक भी आपको भेज दी जाएगी। तो इसी के साथ ओवर टू यू आशीष, प्रार्थना लेके वी कैन क्लोज नाउ। जय श्री माता जी। तो भैया सामूहिकता में हम कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे।
थैंक यू श्री माता जी, आपका अपने आज का सेशन इतने सुंदर तरीके से हम बच्चों से करा के दिया। हम आपके हृदय से आभारी हैं माँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको अनंत प्रणाम। विनोद भैया, क्या आप जय जयकारा श्री लगाना पसंद करेंगे? क्या आप जयकारा लगाएंगे? बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय। सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री माता जी। अब हम क्लोज कर रहे हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता।